हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी आज की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये है हमारा आज का पहला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है। देखिए, जब हमने कोलाइडी विलयन पढ़े थे तब हमने उनमें सोल के बारे में पढ़ा था कि सोल क्या होते हैं। जब हमारी द्रव में द्रव को मिक्स किया जाता है, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं, द्रव होते हैं। तो हम दोनों के मिश्रण को, जो दोनों के मिश्रण से एक विलयन बनता है, उसको क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप एक ठोस सोल का उदाहरण बताइए कि ठोस सोल का उदाहरण क्या है। तो मैग्नीशियम मिल्क है, या फिर फोम है, या रंगीन पत्थर है, या फिर रबर है। चारों में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। सारे तो करेक्ट होंगे नहीं। देखिए, ठोस सोल के बारे में पूछा है तो ठोस सोल जो होता है इसमें से वो है आपका रंगीन पत्थर, या फिर जिसको हम रत्न भी बोलते हैं। ये आपके ठोस सोल का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, या फिर हम ये कहते हैं कि ऊर्ध्वपातन जिसका नहीं हो सकता। अब देखिए, ऊर्ध्वपातन होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में होता क्या है भाई, सब्लिमेशन में होता है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड है और डायरेक्ट आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि ठोस अवस्था से सीधा क्या बनाना चाहते हो, गैस बनाना चाहते हो, द्रव नहीं बनाना चाहते। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया बोलते हैं, और इसी को ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं या सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन को किस में नहीं होता ये पूछा है। देखिए, कपूर जो है आपका, अगर आप इसको गर्म करते हो या जलाते हो इसको, तो ये सीधा किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। कपूर कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, और उसको जलाने पर वो लिक्विड में नहीं आता, वो सीधा किस में जाता है, गैस में जाता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आपका नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की भी यही प्रवृत्ति होती है। फिटकरी या फिर रबर। तो देखो, ये आपके आते हैं, इसमें जो आपका ऊर्ध्वपातन नहीं होता वो होता है रबर। ऑप्शन सी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, पायस एक कोलाइड है। पायस एक कोलाइड है, कैसा कोलाइड है, द्रव में द्रव का, द्रव में ठोस का, द्रव में गैस का, या ठोस में गैस का, कैसा कोलाइड है। तो देखो, जब हम पायस की बात कर रहे हैं या फिर हम कहें इमल्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इमल्शन की बात कर रहे हैं। तो इमल्शन की बात जब आप करोगे तो इमल्शन क्या होता है, जल में जल, या फिर हम कहें द्रव में द्रव, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही कैसे होते हैं, जल होते हैं या द्रव होते हैं। तो आपका जो पायस होता है वो एक कोलाइड होता है, किसका, द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो इससे ही रिलेटेड है, ठीक है, अलग नहीं है, इससे ही रिलेटेड है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, अलग तरीके से पूछा हुआ है। कैसे, देखिए, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर, यानी कि द्रव में ही किसको करना है, द्रव को करना है। और अभी मैंने बताया, अगर द्रव में द्रव का विलयन होता है तो उसे क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके पास, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सहसंयोजक जो हमारे यौगिक होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। तो यौगिक सामान्य द्रव और गैस होते हैं, इसमें
या फिर इनका क्वथनांक और गलनांक अल्प होता है, अभिक्रिया मंद होती है या अभिक्रिया तीव्र होती है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो, आपको सही वाले याद होंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें देखो, सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं हमारे, उनका गलनांक क्वथनांक जो होता है वो अल्प होता है। ठीक है, अभिक्रिया मंद होती है। ठीक है, अभिक्रिया तेज नहीं होती। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि अभिक्रिया कैसी होती है? तेज होती है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक ज्यादा होता है, गैसें हल्की होती हैं, या इनके विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, या विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है? तो देखो, गैस तापमापी से ज्यादा जो द्रव तापमापी होते हैं, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, द्रव तापमापियों से ज्यादा जो गैस तापमापी होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, क्योंकि जो गैस का प्रसार गुणांक होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आगे देखिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड में, हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात हो रही है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है, एक रिएजेंट है जिसमें से उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, जिसको हम कहेंगे पानी। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। इसमें नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन में क्या है? उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा है, या फिर इसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो कम है, या स्थिर आधा भाग भरा हुआ है 2p उपसर में, या फिर इसका उच्च नाभिकीय आवेश है। तो चारों में से कौन सा सही लग रहा है आपको नाइट्रोजन के लिए, कि नाइट्रोजन के लिए कौन सा सही बैठेगा, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। तो देखो, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इसकी परमाणु त्रिज्या होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं आगे। गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं, या कौन सी गैस के मिश्रण को अपने सिलेंडर में लेके जाते हैं? ये वाला क्वेश्चन जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था आपका, है ना, या फिर आपको तत्व यौगिक मिश्रण में मैंने आपको बताया है, जब हमने धातु अधातु पढ़े थे उस टाइम भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में गोताखोरी करते हैं, वो सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस मिक्स हुई होती है वो? तो देखो, ये जब हमने अक्रिय गैस से पढ़ा था तब भी पढ़ा, धातुओं के बारे में, अधातुओं के बारे में जब हमने चैप्टर को पढ़ा तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा, उसके बाद जब हमने तत्व यौगिक मिश्रण पढ़ा तब भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन आप पहले भी काफ़ी बार कर चुके हो, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जब गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसमें हीलियम गैस भी क्या होती है? भरी हुई होती है। और हीलियम गैस आपको पता है क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। ठीक है, ऐसे ही शो करते हैं हीलियम को, और क्या बोलते हैं इसको? अक्रिय गैस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। ये है आपकी इनर्ट गैस। ठीक है, अब इनर्ट गैस तो हीलियम हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि टोटल इनर्ट गैसेस कितनी होती हैं? बताया था ना आपको, कौन सा वर्ग, कौन सा ग्रुप? वर्ग नंबर 18, या फिर जिसको हम ग्रुप नंबर 18 भी बोलते हैं। इनर्ट गैसेस का ग्रुप होता है ये, अक्रिय गैसों का। इनर्ट गैसेस का ग्रुप होता है ये। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये होती है ना। एक आपको बताई थी ओग्नासेन। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
10 इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? देखो अभी आपको बता रहे थे, अभी क्वेश्चन आ गया, कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस के नाम मैं आपको एक बार बोल देती हूँ ताकि आपको याद रहे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नासेन। 7, ठीक है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये आपकी ऑग्नासेन, ये आपकी क्या है? अक्रिय गैसें हैं। अब इसमें से देख लो, रेडॉन भी आ गई है, ऑर्गन भी है, नियॉन भी है, क्या नहीं है? कार्बन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि कार्बन एक अक्रिय गैस नहीं है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? पानी में यानी कि H2O में कौन सी गैस घुली हुई होती है और H2O के मीडियम को क्या कर देती है? बेसिक मीडियम कर देती है, क्षारीय बना देती है। क्या वो अमोनिया है? अमोनिया मतलब NH3, या फिर हाइड्रोजन है H2, या सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। ये आपका है SO2 और ये क्या है? CO2। तो कौन सी है भाई? ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जल को क्या बनाती है? क्षारीय बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है? अब पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। इथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल होता है। कौन सा अल्कोहल जिसमें कितने कार्बन होते हैं? बताओ, याद है आपको? CH3OH क्या होता है? मेथनॉल, ठीक है। क्या होता है? मेथनॉल। और एथेनॉल की बात हो रही है अभी यहाँ पे, तो एथेनॉल होता है हमारे पास C2H5OH। दोबारा से लिखती हूँ इसको, देखिए एथेनॉल क्या होता है आपके पास? C2H5OH, इसे बोलते हैं एथेनॉल। अब आपने एथेनॉल को ऐसे भी बोल सकते हो और CH3CH2OH, ये भी क्या होता है? एथेनॉल ही होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ बोला है कराने के लिए? किसके साथ बोला है? सोडियम के साथ। सोडियम मतलब Na के साथ आप एथेनॉल की रिएक्शन कराते हो। तो पूछा है कि कौन सी गैस बाहर निकलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर मीथेन। तो करा दो रिएक्शन, कैसे कराओगे? C2H5O Na यानी कि सोडियम इथॉक्साइड प्लस क्या बन जाएगा? H2, ये क्या निकल जाएगा बाहर? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? बी, हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन आपकी एथेनॉल के लिए हो जाएगी। अगर आप एथेनॉल की रिएक्शन किससे कराते हो? सोडियम से कराते हो, तो सोडियम ये आपके पास एथॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, और 13 कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का जो क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, और उसकी वजह क्या है कि क्वथनांक उच्च होता क्यों है? तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोराइड की बात करते हैं तो जल में कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से उसका क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। अब वो क्या कारण होता है वो हमें बताना है। तो ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन के कारण ऐसा होता है, या फिर हाइड्रोजन बंधन के कारण ऐसा होता है, या द्विध्रुवी रोधन के कारण ऐसा होता है, या फिर आपके वंडरवॉल जो आकर्षण होता है उसके कारण ऐसा होता है। सोचिए थोड़ा सा। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर अगर हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं तो जल है हमारा, यानी कि जो H2O है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन होते हैं, H बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से जो उसका क्वथनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र का जो पानी होता है आपका, उससे कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर बेरिलियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है आपके? के। मैग्नीशियम का होता है Mg, फिर एल्यूमिनियम का होता है Al, और बेरिलियम का होता है Be।
ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें से आपको बताना है कि समुद्र के पानी में से आपको कौन सी कौन सी धातु मिलती है। तो धातु कौन सी मिलती है आपको? मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 है, मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? अगर आप मैग्नीशियम को जलाते हो तो क्या बनेगा? काफ़ी बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आप मैग्नीशियम को हवा में जलाते हो तो क्या बनता है। तो देखो मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO, ये बनता है आपके पास। इसको आप भस्म भी कहते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? यानी कि पीने के पानी में पाए जाने वाली प्रदूषित चीजों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। जैसे आपके पास है आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरेनियम। इसमें से तो जो आपके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ आपके कोड्स बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर बताना है। तो देखो इसमें जो आपकी अशुद्धि की बात करें हम या फिर प्रदूषक तत्वों की बात करें तो एक तो आपका आर्सेनिक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या हो? सबसे ज्यादा हो। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसी एक ऑप्शन में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होता है वो किस में होता है? कांच में, तांबे में, शीशे में या फिर जल में? तो ये होता है जी आपका जल में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, नेक्स्ट है ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? या फिर हम कहें कि हम बात कर रहे हैं एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं हम। तो एसआई मात्रक में तो चलो छोड़ो, इसमें एसआई तो दिया नहीं हुआ, इसमें सिर्फ आपकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक मात्रक के लिए चेक करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर वाष्प दाब परिवर्ती दाब से कम होता है, या आपका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर होता है, या फिर वाष्प दाब क्या हो? शून्य हो जाए। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही? किसी द्रव के बारे में हम कब कहेंगे कि वो उबल गया है? जब उसका वाष्प दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब क्या होगा? क्या होगा? हम क्या कहेंगे कि ये जो द्रव है ये उबल गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आर्द्रता ग्राही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषित कर ले। क्या अवशोषित कर ले? हाइड्रोजन सल्फाइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, अमोनिया को या फिर जल वाष्प को। वापस से पढ़ते हैं एक बार, आर्द्रता ग्राही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषित कर ले हाइड्रोजन सल्फाइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, अमोनिया को या फिर जल वाष्प को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों क्षारकों के विलयन होते हैं। द्रव अम्लों क्षारकों के विलयन होते हैं कौन से? कॉपर, एल्यूमिनियम, लवणों, लोहा। थोड़ा बैठा नहीं, एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों क्षारकों, और ये है आपका यहाँ पे रिक्त स्थान, यानी कि ब्लैंक दिया हुआ है आपको, ब्लैंक है, रिक्त स्थान है जिसको आपने पूरा करना है, फुल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, खाली जगह छोड़ी हुई थी, वो बतानी है कि खाली जगह में क्या आएगा। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं, ये आएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, विद्युत चालन करने के लिए अम्ल, क्षार और
लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं अवायु श्वसन, वायु श्वसन, दहन या फिर किण्वन। बताइए, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं जी किण्वन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, प्रकाश बिखराव किसमें होता है? प्रकाश बिखराव का मतलब है प्रकाश का फैलना, यानी कि प्रकाश की स्कैटरिंग होना। तो प्रकाश की स्कैटरिंग किसमें होती है? जब हमने विलयन पढ़े थे, सॉल्यूशन पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारे होते हैं ट्रू विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि आपके वास्तविक विलयन। एक हमारे होते हैं कौन से? निस्पंदन वाले, यानी कि सस्पेंशन। और एक हमने पढ़े थे मिड वाले, जो होते हैं हमारे कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो ऑप्शन देखो इसमें, कोलाइडी घोल, अम्लीय घोल, या फिर वैद्युतपघटनीय घोल, या फिर बेसिक घोल। तो इसमें जो आपके आएंगे वो आएंगे कोलाइडी घोल, क्योंकि कोलाइडी घोल में क्या होता है, निस्पंदन से तो छोटे और वास्तविक से बड़े कण पाए जाते हैं आकार में। ठीक है, वास्तविक के तो हम मानते हैं कि चलो ये वाले हैं जो हमें नहीं दिखते। निस्पंदन के कैसे होता है, ये जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ये वाले। और जो अगर हम बात कर रहे हैं कोलाइड की, तो वो कैसे होते हैं, इस तरह के। ठीक है, इस तरह के। ये क्या करते हैं, प्रकाश को स्कैटर्ड करते हैं, लाइट स्कैटरिंग करते हैं। क्या करते हैं? लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। ठीक है, लाइट को स्कैटर करते हैं। तो इसके लिए आपका आ जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला क्वेश्चन तो आपको यही दे दिया कि अगर आपके पास गंदला पानी है, गंदा पानी है, तो आप उसका शुद्धिकरण किसके द्वारा करोगे या कैसे करोगे? तो आंसर क्या लिखा हुआ है, फिटकरी से। किससे करोगे? फिटकरी से। आगे पूछा है कि ये जो प्रक्रिया है शुद्धिकरण की, इसको कहते क्या है? तो देखो, जब आपके पास फिटकरी का नाम आ जाएगा ना, तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? स्कंदन याद रखना है, कोएगुलेशन याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है गंदले पानी के शुद्धिकरण की, जिसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है? फिटकरी के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्कंदीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? जल के उपचार में फिटकरी का उपयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? जो क्वेश्चन आपने अभी सोल्व किया है वही सीधा सीधा आपसे दोबारा पूछ लिया है, पूछा है ना। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो एक बार। क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा जल गंदा है, उसमें अशुद्धियां हैं, तो उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का। अब फिटकरी का काम क्या होता है? स्कंदन करना, स्कंदित करना। तो यहाँ पे इस जो प्रक्रिया है इसको स्कंदीकरण कहते हैं। और होता क्या है इसमें? स्कंदन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास, पंकिल जल के निसादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पंकिल जल कहें या फिर गंदला जल कहें, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपको गंदले जल से शुद्ध जल, स्वच्छ जल बनाना है, तो आप क्या करते हो? स्कंदन करते हो। किसके द्वारा करते हो? फिटकरी के द्वारा। ऐसे ही लिखा हुआ है कि पंकिल जल के निसादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेम ही लाइंस के आपके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, या फिर हम कहें सेम ही टॉपिक्स के आपके अलग अलग क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? पानी में लटके हुए कोलाइडी कणों की बात हो रही है वापस से। तो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? एक सेकेंड, किसके द्वारा? स्कंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलिए। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण स्कंदन है। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन भी कर लिए कि जो हमारे पास फिटकरी होती है वो किसका काम करती है? स्कंदन का काम करती है। अब जब कहीं पे भी कट लग जाता है, अगर फिंगर में कट लग गया है तो अगर आप क्या करोगे, फिटकरी को वहाँ पे लगाओगे, फिटकरी का यूज़ करोगे तो ब्लड जो होता है वो वहीं के वहीं बैठ जाता है, बहना बंद कर देता है, क्योंकि फिटकरी क्या करती है, ब्लड का कोएगुलेशन कर देती है, स्कंदित कर देती है उसे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, किस विधि के द्वारा हम आयोडीन को अलग कर सकते हैं? बताओ। अब आपको आयोडीन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में, आयोडीन का मिश्रण है और किसका है, पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण है, उसमें से आपने क्या करना है, आयोडीन को जस्ट अलग करना है। तो वो आप किसके द्वारा करोगे? अवसादन के द्वारा करोगे, फिल्ट्रेशन के द्वारा करोगे, ऊर्ध्वपातन द्वारा करोगे, या फिर आसवन द्वारा करोगे? तो ये होगा आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा। मैंने पहले भी आपको बताया कि कपूर की बात हो गई, आयोडीन की बात हो गई, नेफ्थलीन की बात हो गई, या फिर आपके जो शुष्क बर्फ है उसकी बात हो गई। शुष्क बर्फ क्या होती है? CO2 हमारी, अगर CO2 ठोस अवस्था में है तो उसी को ही क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, तो वो हो जाएगी। इन सब की जो प्रक्रिया होती है वो किस में आती है? ऊर्ध्वपातन में आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे, आगे देखिए। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? देखिए, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव प्रतिक्रिया या फिर रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, या फिर आर्द्रता क्या हो, 0% हो, या आर्द्रता 100% हो और तापमान क्या हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो बताइए इसमें क्या आएगा? जल वाष्पीकृत कब नहीं होगा? जब आपकी जो आर्द्रता होगी वो 100% होगी, तब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? जब बात सर्वोत्तम ईंधन की आती है तो आपको, जब हमने ईंधन वाला चैप्टर डिस्कस किया था, ईंधन के बारे में हमने पढ़ा था, जो आपका लास्ट टॉपिक है ईंधन। तो ईंधन के बारे में जब हमने पढ़ा था, जब हमने मीथेन के बारे में पढ़ा, इथेन के बारे में पढ़ा, LPG CNG वगैरह के बारे में पढ़ा, हमने हाइड्रोजन के बारे में भी पढ़ा, जिसको हम भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रति ग्राम मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन होगा? हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 32। 10 मोल जल का द्रव्यमान है, कितने मोल जल है? H2O के कितने मोल हैं? 10 मोल है। ठीक है जी, 1 मोल के लिए हमारे पास जो H2O है वो कितनी होती है? H कितने हैं? 2, और प्लस हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 16, तो टोटल कितने हो गए? 18। तो हमें चाहिए कितना? 10 मोल के लिए। 10 मोल के लिए अगर हमें चाहिए तो इसको आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 180 ग्राम। तो ये आपका हो जाएगा 180 ग्राम। भाई आपकी H2O के कितने मोल निकालने? हमें 10 मोल निकालने। 1 मोल के लिए कितना होता है? 18 ग्राम। तो यहाँ पे 10 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व वाला द्रव बताना है आपको। स्वच्छ जल है, या फिर नमकीन जल है, या पेट्रोल है, या मरकरी है। देखो चारों ऑप्शन में से जिसका घनत्व सबसे कम होता है वो होता है पेट्रोल। और पेट्रोल क्या होता है आपका? पानी के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि इसका घनत्व जो होता है वो जल के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
चलें आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? फिर से बात किसकी आ गई? कपूर की बात आ गई। मैंने आपसे कहा था अगर आपकी बात आती है किसकी, आयोडीन की, या फिर बात आती है किसकी, कपूर की, या फिर बात आती है किसकी, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, शुष्क बर्फ की बात आए, या फिर आपके पास बात आए नेफ्थलीन की, है ना। तो आप क्या करोगे इनके लिए, अगर इनकी कहीं पे भी कोई भी चीज़ आती है, या प्रक्रिया पूछते हैं, या फिर इनका शुद्धिकरण पूछते हैं, या फिर अलग करने का मेथड पूछते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, ऊर्ध्वपातन आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, LPG या फिर आसुत जल। तो एक चीज़ तो आप मुझे बताओ कि भाई LPG की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? पता है आपको? LPG और CNG की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है, क्या होती है बताइए। देखिए LPG आपका होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और CNG क्या होता है आपका? CNG क्या होता है? एक मैंने बता दिया आपको, अब एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, इसका आंसर तो अभी हमने बताया नहीं है। देखिए मिश्रण नहीं है ये बताना है, वायु एक मिश्रण है, गैसोलीन भी, LPG भी। यहाँ पे जो आपका आसुत जल है वो मिश्रण नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे आपके जो हैं गैसेस फेज में, गैसेस आपकी कैसी होती है, मिक्सचर होती है। CNG की आपको फुल फॉर्म मुझे कहाँ बतानी है, कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलिए, भारी जल या फिर हैवी वाटर से क्या अभिप्राय है? भारी जल, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भारी जल क्या होता है। भारी जल क्या होता है आपका? ड्यूटीरियम सुना है आपने? ड्यूटीरियम का नाम, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम सुना होगा आपने, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, है ना। तो जो ड्यूटीरियम होता है उसका जो ऑक्साइड होता है यानी कि D2O ही हमारा क्या होता है, हैवी वाटर होता है या फिर भारी जल होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा भारी जल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O। ठीक है, अब D2O से क्या अभिप्राय है कि वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है, कोई तुक बन रहा है इसका, भारी उद्योग। उसके बाद विवाहित जल, तो ये भी कोई सही नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट है वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम SO और Cl होता है। तो देखो नॉर्मल सी बात है कि जो आपका D2O होता है उसका जो घनत्व होता है वो H2O से ज़्यादा होता है। H2O का कुछ 1 के समथिंग होता है, 1.1, और इसका कुछ 1.14 के समथिंग होता है ना। जो हमारा H2O होता है उसका 1.0 घनत्व होता है और इसका होता है 1.14 के समथिंग घनत्व होता है, यानी कि H2O से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा कि वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, तो वो हमारा क्या होता है, D2O होता है, जिसमें H2O से ज़्यादा घनत्व होता है। ऑप्शन C हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? अंडा जो है वो अगर मृदु जल होगा, मृदु, तो उसमें क्या होगा, डूब जाएगा, किंतु नमक के सांद्र घोल में वो तैरने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है, इस वजह से। या फिर एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, इस वजह से। या नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, या फिर जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है इसमें, बताओ। मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। तो देखो अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है, ऐसा नहीं होता। ना ही एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ये आपका ऑप्शन C जो है ये सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है?
न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदलने वाली जो गैस है आपकी, उसके बारे में बात हो रही है कि ऐसी कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो आपको पता है कि इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन का एक है, क्या है ये बताना है। तो अपर रूप है, समस्थानिक है, संभारिक है या सम न्यूट्रॉनिक है। अब ऑक्सीजन क्या होता है आपका O2 और ओजोन क्या होता है O3। ठीक है, तो जो आपका ओजोन है वो ऑक्सीजन का क्या है, एक अपर रूप है। जैसे काफी बार कार्बन के अपर रूप पूछे जाते हैं, तो जो कार्बन का अपर रूप होता है वो होता है एक तो ग्रेफाइट आपका और हीरा। हीरा और ग्रेफाइट दो चीजें आपने सुनी होगी कार्बन के लिए, हीरा और ग्रेफाइट। और जो आपको कार्बन मिलता भी है ना इनिशियल स्टेट में, जो कार्बन मिलता है आपको इनिशियल स्टेट में भी कार्बन आपको किसकी फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठोस अवस्था में। ठीक है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं। कोई अयस्क है, उसको वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर यदि आप गर्म करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, अधिशोधन बोलेंगे, निस्तापन बोलेंगे, भर्जन बोलेंगे या फिर प्रगलन बोलेंगे। तो देखो इसके लिए जो आपकी ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं आप निस्तापन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 41 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक के बारे में बताना है। क्वार्ट्ज है, माइका है, ग्रेनाइट है या फिर मृतिका है। तो इसके लिए आपका आएगा मृतिका, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं, यानी कि जल और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर कैसे होते हैं, साम्य अवस्था में। ना तो जो आपका बर्फ है वो जल बन रहा है और ना ही जो जल है वो बर्फ बन रहा है, दोनों कैसे हैं, बैलेंस है, साम्य अवस्था में है। अब आप क्या करते हो, इस प्रणाली में क्या करते हो, दाब प्रयुक्त करते हो, यानी कि दाब लगाते हो, दाब को इंक्रीज करते हो। अब जब आप दाब को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा वो पूछा है। ठीक है, जल वाष्प में बदल जाती है या फिर बर्फ अधिक मात्रा में बनती है, बर्फ का अधिक भाग जल बनता है या फिर कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता। तो देखो दाब इसमें टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु क्या होगा, समान रहेगा, यानी कि आप प्रेशर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो आप ये बोल रहे हो कि जो आपका क्वथनांक है, एक सेकेंड, क्वथनांक है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर होता है। क्वथनांक है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समान रहेगा या बनने वाले वाष्प की मात्रा पे निर्भर करेगा या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो देखो जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो इसका जो क्वथनांक है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर के साथ इसका जो क्वथनांक है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दाब बढ़ जाता है, अच्छा सेम है तो सेम है तो इसमें भी आपका वही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जल के उपचार में मतलब जल को शुद्ध करने के लिए चारकोल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चारकोल के बारे में आपने खास चीज सुनी होगी, चारकोल का ज्यादातर यूज कहाँ पे होता है, आपने टीवी वगैरह में काफी एड्स देखे होंगे, उसमें चारकोल जो होता है उसको आप एक गंदे पानी के ग्लास में अगर डाल देते हो, ठीक है, एक ग्लास है जिसमें गंदा पानी है, उसमें आपने क्या किया, चारकोल को डाल दिया। तो चारकोल क्या करेगा, जितनी भी अशुद्धि है ना वाटर की, जितनी भी उस ग्लास में पानी के अंदर जितनी भी अशुद्धि है उसको क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, यानी कि अपनी सतह के ऊपर जमा कर लेगा। ठीक है, एक सेकेंड दोबारा से बताते हैं। एक तो आपका होता है अधिशोषण, क्या होता है, अधिशोषण, और एक चीज आपकी होती है अवशोषण, है ना। अवशोषण क्या होता है,
और अधिशोषण क्या होता है। तो पहले तो आपको बताते हैं अवशोषण के बारे में। अवशोषण क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ग्लास में वाटर लिया है और आपने एक फोम को उस वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो अब फोम क्या करेगा, सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्ब, ठीक है, अवशोषण। एब्जॉर्ब कर लेगा सारे पानी को और फोम, पूरा फोम के अंदर पानी फिल हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना, फोम के अंदर पूरा वाटर फिल हो जाएगा। फोम को अगर आप स्क्वीज करोगे, दबाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, वापस से पानी आ जाएगा आपके ग्लास में, उतना नहीं आएगा जितना पहले था। इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं अवशोषण। अब चारकोल के लिए या फिर अधिशोषण की बात करें तो हम अधिशोषण क्या होता है कि जैसे आप चारकोल को ग्लास के अंदर डालोगे, जितनी भी गंदगी है ग्लास की, पानी के अंदर जितनी भी गंदगी है, वो क्या करेगी, उसकी सरफेस पे आके अटैच हो जाएगी, चारकोल की सरफेस पे, ठीक है। जैसे आपके पास ये चारकोल है ना, तो इसकी जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इस पे क्या होगा कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो अटैच हो जाएंगे, ना कि इसके अंदर जाएंगे, है ना। जबकि अगर आपके पास फोम है, ये फोम है, और अगर कोई आपके पास वाटर है या कोई भी गंदगी है, तो वो क्या होगी, इसके अंदर चली जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, है ना। और अधिशोषण में क्या होता है, सिर्फ कहाँ रहती है, सरफेस पे रहती है, अंदर नहीं जाती, ठीक है। तो इसमें अगर चारकोल का उपयोग किया जा रहा है जल के उपचार के लिए, तो इसमें क्या होता है, अधिशोषक की तरह वो व्यवहार करता है, अवशोषक की तरह व्यवहार नहीं करता। तो अवशोषक मत कर देना, है ना। दोनों चीजों को समझना कि अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें नेक्स्ट है आपके पास 47, पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता मिलीग्राम पर लीटर में कितनी होती है, 10, 5, 0.2 या फिर 0.05। तो ये आपकी होती है 0.02, ठीक है। चलें आगे, ये तो आसान था। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता। अब बताओ कौन सा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा प्रदूषण नहीं फैलाता है। देखें, रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग या फिर सभी। तो रबड़ अगर जलेगी तो प्रदूषण फैलेगा, पॉलीमर है रबड़, आपको पता है, ब्यूनाइन, ब्यूनाएस आपने पढ़े हैं अच्छे से। उसके बाद पेट्रोल का जलना भी एक प्रदूषण फैलाने का ही काम होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो सौर ऊर्जा के प्रयोग में कौन सा प्रदूषण है, कोई प्रदूषण नहीं है। तो आंसर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। अगला है हमारे पास, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। तो आपने सोप और डिटर्जेंट दोनों ही पढ़े हैं, सोप भी पढ़ा है, डिटर्जेंट भी पढ़ा है, और अच्छा विलयन के बाद है आपके, द्रव की अवस्थाओं के बाद है, हाँ। तो आप दोनों को पढ़ लोगे, जब हम फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, सीमेंट पढ़ेंगे, या हम फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तब आप इनके बारे में पढ़ोगे, सोप और डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मिशेल एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी सिर्फ आप ये देख लो यहाँ पे कि जो आपके कपड़े तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट होता है, उसमें क्या होते हैं, देखो, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट और नाइट्रेट। नॉर्मली तो तीनों ही होते हैं, बट यहाँ पे आपके सल्फोनेट जो है ना वो ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, सल्फोनेट। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक या डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं। तो ये आप अभी समझ जाओगे तो नेक्स्ट में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके साबुन और अपमार्जक के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी बार, ठीक है। तो जो आपका अपमार्जक होता है, जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो पृष्ठ पे काम करता है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 51, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर सोडियम एल्काइल सल्फेट, या कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट। कौन से यूज होते हैं बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एल्काइल सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। इसमें आपके यूज होते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यूज होते हैं इसमें,
ठीक है। रिएक्शंस आपने सारी पढ़नी है जब हम सोप और डिटर्जेंट पढ़ेंगे उसमें। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, अगर आप सुक्रोज का जल अपघटन कराते हो तो क्या बनेगा आपके पास? जल अपघटन मतलब क्या? हाइड्रोलाइसिस कराना है। ये आपके पास सुक्रोज है, सुक्रोज का आपने क्या कराया? हाइड्रोलाइसिस कराया, तो क्या बनेगा आपके पास? ये बनेगा, एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा क्या? फ्रक्टोज। ठीक है, ऑप्शन देखो है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट इसे खत्म करते हैं। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज जो है वो किसका प्रकार है? पेंटोज शर्करा का, हेक्सोज शर्करा का, ट्रस शर्करा का या फिर डायोज शर्करा का? तो जो ग्लूकोज है आपका वो हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? देखिए मैं आपसे काफ़ी बार एग्जाम्पल्स में आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने आपसे ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे तब मैंने आपको बताया था कि जो शुष्क बर्फ है वो किस में आती है? ऊर्ध्वपातन में आती है आपके। और किसका एक ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। मैंने आपको बताया भी था कि ठोस CO2 जो होती है हमारी, ठोस CO2, उसी को ही हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं, या फिर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। और ये क्या होती है? सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। समझ आया आपको? चलिए, आसान आसान सवाल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए आगे, पर आसान तभी लगेंगे ना जब आपने इससे रिलेटेड चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आप क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर को जरूर पढ़ना। आगे है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? सेम वही क्वेश्चन, यानी कि ठोस अवस्था में जिसको क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, तो वो क्या होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में रेह कहा जाता है? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? रेह कहा जाता है। चलिए आगे, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? जब आपने इमल्शन पढ़े या कोलाइडी विलयन पढ़े, उसमें आपको बताया गया था कि जेल के बारे में या फिर सॉल के बारे में या फिर इमल्शन के बारे में बताया गया था काफ़ी बार। तो इसमें आपसे जेल का उदाहरण पूछा है और जेल का उदाहरण है आपका पनीर। ठीक है, चले आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? जल की स्थायी कठोरता और मृदुता दोनों चीजें आएंगी सोप डिटर्जेंट में। तो जल की स्थायी कठोरता का कारण बताना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपका आएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कठोर जल से अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकाल दोगे तो उसका क्या हो जाएगा? मृदुकरण हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं जल मृदुकरण, जल को मृदु करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए आगे, ठोस पदार्थों में अणु, जो ठोस पदार्थ होते हैं आपके उसमें अणु गति के लिए स्वतंत्र होते हैं या फिर गति नहीं कर सकते या बार बार जगह अदला बदली करते हैं। तो जो ठोस होते हैं ना आपके, उनके जो कण होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बंधे हुए होते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब आप खुद ही बताओ कि ये गति कर सकते हैं क्या? जब ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा बंधे हुए होते हैं, इनमें स्पेस ही नहीं होता बिल्कुल भी, तो ये गति कर सकते हैं क्या? ये गति नहीं कर सकते। तो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते और गति नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। चलिए, तो आज के जो आपके क्वेश्चन थे वो यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन वाली सीरीज़ ये पसंद आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, इससे रिलेटेड चैप्टर्स को भी पढ़ना। और अगर आपको केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स चाहिए तो आपकी अलग से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच।